हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले आप सबको वेरी हैप्पी नवरात्रि। सो फ्रेंड्स, नवरात्रि के 9 दिनों में आई एम गोइंग टू डिस्कस 9 फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन डिटेल, जो कि हमारे सिलेबस में है। ओके, सो अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो देन प्लीज़ पुट अ थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स। और आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मुझे ये मुझे पुश करता है कि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ले आऊँ, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें सो दैट आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्हीं के कोट से स्टार्ट करते हैं। एवरी टाइम वी लिबरेट अ वुमेन वी लिबरेट अ मैन। ओके, सो इस थॉट से आगे चलते हैं। सो सबसे पहले इनका बैकग्राउंड देखते हैं। मार्गरेट मीड जो थी, इनका बर्थ हुआ था फिलाडेल्फिया में ऑन दिसंबर 16, 1901 को। ये एक अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है। बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस बोआस कहाँ के थे, मेलेनोस्की किस कंट्री से बिलोंग करते थे। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये जानना इंपॉर्टेंट है कि फील्ड वर्क कहाँ किया था, फील्ड वर्क, और दूसरा कहाँ के नेटिव थे। ओके, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करता था। ओके, सो यहाँ पर मार्गरेट मीड कहाँ की से थी, अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। ओके, और क्या थी, साथ ही साथ ये स्टूडेंट किसकी थी, फ्रांस बोआस की स्टूडेंट थी। ठीक है, और ये क्या थी, क्यूरेटर थी एट अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में। ओके, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री में क्यूरेटर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मार्गरेट मीड का कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में कहा था। सो मार्गरेट मीड का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था एंथ्रोपोलॉजी में वो था कल्चर और पर्सनालिटी स्कूल में। ओके, सो मार्गरेट मीड क्या कहती थी, मार्गरेट मीड कहती थी कि इट इज़ द कल्चर दैट डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। ओके, समझते हैं। मार्गरेट मीड कहती थी कि कल्चर जो है हमारा वो डिटरमाइन करता है कि हम कैसे होंगे, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, मतलब ये कि मान लीजिए आप किसी ऐसी फैमिली में आपका बर्थ हुआ है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, सब ग्रुप में कोऑपरेटिव तरीके से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो आपका नेचर कैसा होगा, आप भी बहुत ज़्यादा कैसे होंगे, आप भी बहुत सबमिसिव नेचर के होंगे, बहुत लविंग होंगे, बहुत काइंड होंगे। ओके, ठीक है, तो आपका जैसे एटमॉस्फेयर था, आपको जैसे कल्चर मिला था, वैसे आपकी क्या हो गई, पर्सनालिटी हो गई। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा क्योस रहता है, लोग आपस में बहुत एग्रेसिव रहते हैं, झगड़ा वाला माहौल रहता है, तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा, हमेशा एक गुस्से वाला बच्चा होगा। हमेशा एकदम गुस्से में वो एक बच्चा रहेगा। वो बहुत ज़्यादा उसने हमेशा कॉन्फ्लिक्ट देखी है, उसने हमेशा एग्रेशन देखा है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक एग्रेसिव होगा ये। ठीक है, तो यही चीज़ मार्गरेट मीड कहती हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इन्वायरमेंट, हम जिस इन्वायरमेंट में हमको हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, हमको जिस इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं, हम पल रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारी किस पे होता है, पर्सनालिटी पे होता है। ठीक है, अब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए उन्होंने स्टडी की, कहाँ पे, 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्टडी की, और उस चीज़ को उन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम है सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी 1935। सो 1935 में इन्होंने अपनी एक बुक निकाली, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटी, और वहाँ पर उन्होंने ये चीज़ प्रूफ करने की कोशिश की। देखिए, देखते हैं इन्होंने क्या कहा। उन्होंने 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की स्टडी की, दैट इज आरापेस, मुंडुगुमोर एंड यहाँ पे शाम्बुली होना चाहिए। ओके, शाम्बुली। सो आरापेस, मुंडुगुमोर और शाम्बुली, इन 3 सोसाइटीज़ की स्टडी की, और इस बेसिस पे इन्होंने ये प्रूफ किया कि कल्चर जो है वो पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। ओके, दैट कल्चर इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी फॉर्मेशन। आइए अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, इन्होंने तीन सोसाइटीज़ की स्टडी की। फर्स्ट वन इज आरापेस, सेकेंड वन इज मुंडुगुमोर एंड थर्ड वन इज शाम्बुली। ओके, इट शुड बी TH यहाँ पर होना चाहिए। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो एरापेस, इन्होंने पहली जो सोसाइटी की स्टडी की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये तीनों सोसाइटी सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते थे। ओके, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते थे, लेकिन सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहने के बावजूद भी इनकी पर्सनालिटी में कितना डिफरेंस है, ये इन्होंने समझने की कोशिश की। तो पहले देखते हैं एरापेस को। एरापेस के बारे में इन्होंने कहा कि एरापेस जो थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, काइंड थे और पीसफुल थे। ठीक है, उनका जो कल्चर था वो क्योंकि उनका जो कल्चर ही ऐसा था कि इस वजह से उनके अंदर एक कॉपरेशन की भावना थी, एक दूसरे की हेल्प करते थे, काइंड थे और बहुत शांति प्रिय लोग थे, मतलब उनको क्योस नहीं पसंद था। ओके, सो सीधा देखिए, मैंने यहाँ पर आपको समझाने की भी कोशिश की है कि एरापेस कैसे थे, बहुत कोऑपरेटिव टाइप थे, बहुत पीस लविंग और काइंड लोग थे। ठीक है, ओके, सो
उसके बाद उन्होंने किसकी स्टडी की, उन्होंने मुंडू गुमोर की स्टडी की। अब देखिए मुंडू गुमोर में उन्होंने क्या कहा, मुंडू गुमोर की जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने कहा कि मुंडू गुमोर के जो लोग थे उनके अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा थी, एग्रेशन था, कॉन्फ्लिक्ट बहुत पसंद करते थे। देखिए मुंडू गुमोर को यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको कि यहाँ पे लोग आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते थे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। अब उन्होंने इस चीज़ को कैसे समझाया, देखिए उन्होंने कहा कि जो मुंडू गुमोर के लोग थे वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर आपका जो आपकी सोसाइटी में जो प्रेस्टीज है वो इस बात से डिटरमाइन होती थी कि आपके पास नंबर ऑफ वाइफ्स कितनी है। ओके, और ये नंबर ऑफ वाइफ्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर मैरिज कैसे होती होगी, मैरिज होती थी मैरिज बाय एक्सचेंज, मैं मिटा देती हूँ, मैरिज बाय एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के थ्रू मैरिज होती थी तो होता क्या था कि जो फादर होता था वो वाइफ के लिए अपनी डॉटर को एक्सचेंज कर लेता था। ठीक है, एक किसी को अपनी बेटी देता था और उनकी बेटी को अपनी वाइफ बना के ले आता था। ठीक है, तो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन होता क्या था कि इस वजह से फादर और सन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, क्योंकि सन सोचता था कि मैं अपनी सिस्टर को देके अपने लिए वाइफ ले आऊँ और फादर सोचता था मैं अपनी बेटी को देके अपने लिए वाइफ ले आऊँ, और इस वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो वाइफ रहती थी वो नहीं चाहती थी कि वो वाइफ्स जो थी, और मतलब वाइफ क्या कहूँ, वाइफ सीख थी, तो वो नहीं चाहती थी कि और उनके हस्बैंड और शादियाँ करें। तो इस वजह से एक क्योस का माहौल हमेशा इनके यहाँ बना रहता था मुंडू गुमोर में। ठीक है, लोग इसी वजह से हमेशा जेलसी और एग्रेशन हमेशा इनकी सोसाइटी में रहता था। अब थर्ड देखते हैं शाम्बुली। शाम्बुली में क्या होता था कि शाम्बुली में जो मेल्स होते थे वो बहुत सबमिसिव होते थे, और फीमेल्स जो होती थी वो एग्रेसिव होती थी। ठीक है, अब क्या था इन लोगों में क्या था कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या था कि जो मेल था वो क्या करता था, वो पूरा घर का हाउस होल्ड जितना भी वर्क रहता था वो संभालते थे। ठीक है, सो ये लोग जब हाउस होल्ड वर्क संभालते थे तो इस वजह से ये क्या हो जाते थे, काइंड हार्टेड हो जाते थे, पीसफुल, बहुत सबमिसिव बिहेवियर इनका हो जाता था। ठीक, लेकिन जो फीमेल्स थी शाम्बुली सोसाइटी की, ये क्या थी, इनको राइट था कि ये अपने हस्बैंड चूज़ कर सकती थी। ठीक है, हस्बैंड चूज़ करने का इनके पास राइट था, तो ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से क्या होती थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन रहता था। ठीक है, और क्योंकि हस्बैंड जो थे वो घर संभालते थे, हाउस होल्ड वर्क करते थे, तो वो सबमिसिव बिहेवियर के रहते थे। सो यहाँ पर शाम्बुली एक एग्जांपल ये शो करता है कि विद इन अ कल्चर, एक ही सोसाइटी में देखिए मेल और फीमेल के बीच में कितना डिफरेंस है पर्सनालिटी में, बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। उनका कल्चर अलग होने की वजह से विद इन अ सोसाइटी देखिए मेल और फीमेल अलग हो जा रहे हैं। और यहाँ मुंडू गुमेर और आरापेश में देखिए कि दोनों में कल्चर अलग होने की वजह से, यहाँ पर कल्चर अलग है, यहाँ पर कल्चर अलग है, लोगों की पर्सनालिटी भी अलग हो जा रही है। यहाँ लोग आपस में एग्रेसिव बिहेवियर के हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या है कि वहाँ पे लोग शादियाँ कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट बेटा और बाप आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट उनकी पर्सनालिटी में भी आ रहा है कि वो उनके अंदर एग्रेशन है। लेकिन यहाँ अगर हम आरापेश को देखें, द्वारा पेश में कॉपरेशन है, लव है, तो वो चीज़ उनके कैरेक्टर में दिख रहा है, वो पीस लविंग है, उसके बाद फिर कॉपरेटिव है। ठीक है, और यहाँ पे शाम्बुली में क्या है कि जो फीमेल है, यहाँ पे क्यों विद इन अ सोसाइटी अगर आप देखिए मेल फीमेल में जेंडर ऑर्डर में कितना डिफरेंस है, तो मेल क्योंकि घर का काम करता है, काइंड हार्टेड है, वो ज़्यादा एग्रेशन में नहीं, तो उसको ऐसा माहौल मिला कि हाँ वो घर का काम कर रहा है, बच्चों को देख रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव बिहेवियर का। लेकिन फीमेल को क्योंकि राइट मिला है, ठीक है, वो अपना हस्बैंड चूज कर सकती है, तो इस वजह से उसके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन वाला बिहेवियर है। ठीक है, सो इस तरीके से मार्गरेट मीड ने ये समझाने की कोशिश की कि कल्चर कैसे किसी की पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है बाय गिविंग दीज 3 एग्जांपल्स। ओके, सो इसमें उन्होंने यही बताया कि सेम जियोग्राफी में, देखिए सेम जियोग्राफी थी सेम एरिया में, लेकिन क्या है, डिफरेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, पर्सनालिटी कैसी है, डिफरेंट पर्सनालिटी है, लेकिन किस वजह से, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर की डिफरेंट होने की वजह से। ओके, और ये कैसी स्टडी थी, ये एक साइको कल्चरल स्टडी थी। ये कैसे स्टडी थी इनकी, साइको कल्चरल स्टडी थी, इन्होंने साइको एनालिटिकल स्टडी की थी। और आपको पता ही होगा कि ये जो कल्चर पर्सनालिटी का स्कूल हम लोग पढ़ते हैं, ये साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आता है। ओके, तो एक साइको कल्चरल स्टडी थी मार्गरेट मीड की। ओके, अब आगे चलते हैं। सो एक चीज़ और कि आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि आरापेस कैसे थे, मुंडू गुमोर का कैसा नेचर था, शाम्बुली, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आरापेस कोऑपरेटिव थे, मिक्स करके दे दिया जाता है कि आरापेस कोऑपरेटिव थे, या फिर आरापेस में आपको लिख दिया जाएगा कि आरापेस बहुत एग्रेसिव थे। तो हमेशा आप ये जो मैंने बगल में कार्टून के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आरापेस बहुत पीस लविंग थे, मुंडू गुमेर में दो आपस में ही लड़ते थे, और शाम्बुली में फीमेल्स एग्रेसिव थी और मेल जो थे वो सबमिसिव बिहेवियर के थे। ओके, सो ये क्वेश्चन आ चुका है और आपसे पूछा भी जा सकता है आगे, तो ये ध्यान में रखिएगा।
देखिए, नेक्स्ट इज कमिंग ऑफ एज इन सामोआ। सो कमिंग ऑफ एज इन सामोआ जो है ये मार्गरेट मीड का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला वर्क था। सो इसमें इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की थी, इसमें इन्होंने सामोअन गर्ल्स और वीमेन की स्टडी की, और उन्होंने बताया कि जो सामोअन गर्ल्स थी, अगर उनको कंपेयर किया जाए सामोअन टीनेजर्स को अमेरिकन टीनेजर्स से, तो उन्होंने कहा जो सामोअन गर्ल्स थी इनका टीनेजर बहुत ज़्यादा स्विफ्ट था, इसमें कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना उनको एग्रेशन होता था, ना उनको एनेक्सिटी होती थी। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें अमेरिकन टीनेजर से, और उन्होंने ये चीज़ कहा कि ये चीज़ होती थी कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से। ओके, कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से उन्होंने कहा कि जो सामोअन है वो उनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सेम ही होता है, ठीक है। इस कारण जब उनके बच्चे एडोलसेंस से एडल्टहुड में ट्रांजिशन जो होता है उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने यही चीज़ सेम चीज़ अमेरिकन के साथ कंपेयर किया, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अमेरिका में, ठीक है, जो कल्चरल कंडीशनिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, टीनेजर्स को अलग तरीके से रखा जाता है। इस वजह से जब उनका ट्रांजिशन होता है फ्रॉम एडोलसेंस टू एडल्टहुड, तो उनको एनेक्सिटी, एग्रेशन, वो जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जब आते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इनको डील करने में, अमेरिकन को डील करने में इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। ओके, सो यही चीज़ उन्होंने अपनी बुक कमिंग ऑफ एज इन सामोआ में समझाया कि कैसे कल्चरल कंडीशनिंग जो है वो इफेक्ट करती है चाइल्डहुड, एडोलसेंस, जेंडर या फिर सेक्स रिलेशन को। ओके, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे इफेक्ट करती हैं, ये चीज़ उन्होंने कमिंग ऑफ एज इन सामोआ में अपनी बुक में समझाया। ओके, so the third and one of the important work of Margaret Mead was study of national character. So Margaret Mead ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ कल्चर एट अ डिस्टेंस इन 1953 ये बुक लिखी, और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब अलाउ नहीं था कि आप बाहर निकल के फील्ड वर्क कर सकें, सो यूएस जो गवर्नमेंट थी वो अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को डिप्लॉय करती थी। जब फॉर एग्जांपल रुथ बेनेडिक्ट ने आपको बताया क्राइजेंथेमम एंड द सॉर्ट स्टडी की थी जापानीज की। इन द सेम वे मार्गरेट मीड ने अमेरिकन सोल्जर्स थे या फिर अमेरिकन पीपल थे उनको कंपेयर किया था जापान और रशिया के साथ, ठीक है। ओके, सो इन दिस वे ये हेल्प करते थे अपनी कंट्री को, और इसमें लोग क्या करते थे कि कंटेंट एनालिसिस करते थे, मतलब वहाँ दूसरे देश की जो फिल्म्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, जो प्रिजनर्स की डायरीज थी, या फिर प्रिजनर्स का इंटरव्यू लेते थे, सो दैट कि उनको और हम एक पर्सपेक्टिव मिल, वैसे तो फील्ड पे नहीं जाते थे, लेकिन एक डेप्थ जिससे मिल सके उनको उसके लिए वो लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे, और अपना जो है अपना जो भी उनको आउटकम मिलता था उसको वो पब्लिश करते थे। ओके, सो ये जो तरीका था स्टडी एट डिस्टेंस, ओके, सो ये एक नया मेथड निकल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, स्टडी ऑफ कल्चर एट डिस्टेंस, ठीक है, कि जो कल्चर मतलब आपसे दूर है, जहाँ आप जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ की स्टडी आप उनके रिसोर्सेज के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल फिल्म्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू वहाँ की स्टडी करें। ओके, ऐसे ही सेम एक स्टडी मार्गरेट मीड ने की थी अपनी, जिसपे उन्होंने बुक निकाली थी, और ये बुक एग्जाम में पूछी भी गई है, सो आपको पता होनी चाहिए, एंड कीप योर पाउडर ड्राई, ठीक है। सो ये बुक भी 1942 में आई थी, और इसमें मार्गरेट मीड ने स्टडी की थी, किसकी स्टडी की थी, इसमें उन्होंने अमेरिका को कंपेयर किया था, अमेरिकन बच्चों को रशियन और जापानीज बच्चों के साथ। ओके, जापानीज बच्चों के साथ इन्होंने कंपेयर किया अमेरिकन और जापानीज बच्चों के साथ, और उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में, मतलब इन्फेंट से लेकर चाइल्डहुड पीरियड तक, जो अमेरिकन और रशियन और जापानीज बच्चे थे ये लगभग सेम हुआ करते थे। ओके, लेकिन जब बड़े होने पे, एडोलसेंस पे, जो अमेरिकन बच्चे थे वो रशियन और जापानीज बच्चों से डिफरेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन और सोशलाइजेशन डिफरेंस की वजह से। कि बचपन में तो सबको एक तरीके से, उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड में सबको एक तरीके से सबकी रियरिंग होती है, सबको एक तरीके से पाला जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब बच्चा एडोलसेंस पीरियड में आता है या फिर एडल्टहुड में आता है, तो क्योंकि एजुकेशन पैटर्न बदल जाता है, और जो सोशलाइजेशन का तरीका होता है हमारी सोसाइटी में, हम अलग तरीके से आप देखते हो यूरोप के बच्चे अलग तरीके से पलते हैं, हम अलग तरीके से बड़े होने पे हमें अलग तरीके से सोशलाइज किया जाता है, जैसे हमारा कल्चर रहता है। तो उस वजह से उन्होंने बताया कि जो एडोलसेंस में आने पे कल्चर और सोशलाइजेशन बदलने की वजह से वो पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं इंडिविजुअल। ओके, सो ये चीज़ उन्होंने अपनी बुक कीप योर पाउडर ड्राई में बताया, ठीक है। सो ये एक इनकी इंपॉर्टेंट स्टडी ये भी थी, स्टडी ऑफ नेशनल कैरेक्टर। ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्गरेट मीड की इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में। सो ये इंपॉर्टेंट बुक्स और भी बुक्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पे लिखी है। वैसे तो हमने 2-3 बुक के बारे में पहले ही बात कर लिया, कमिंग ऑफ एज इन सामोआ, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी। हाँ, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट बुक इज ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी 1930। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि मार्गरेट मीड ने 1928 में सबसे पहले स्टडी की सामोआ की, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया आपको कि उन्होंने कंपेयर किया सामोअन गर्ल्स को अमेरिकन टीनेजर्स के साथ, और उन्होंने बताया कि प्यूबर्टी के टाइम कल्चरल कंडीशनिंग अलग होने की वजह से कैसे बच्चों की पर्सनालिटी और कैसे वो जो एडोलसेंस के टाइम जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं उसको डीलिंग में कितना चेंज आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने स्टडी की थी, जो दूसरी स्टडी थी इन्होंने 1930 में स्टडी की थी, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी में। ओके, ग्रोइंग अप न्यू गिनी में इन्होंने एक ट्राइब की स्टडी की, उसका नाम है मानुस ट्राइब। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, मानुस ट्राइब। सो इन मानुस ट्राइब में इन्होंने स्टडी की थी, इसमें इन्होंने क्या स्टडी की थी, इसमें इन्होंने जो मानुस ट्राइब के बच्चे थे उनकी इन्फेंट स्टेट, चाइल्डहुड और एडल्टहुड, इन तीनों पीरियड को इन्होंने स्टडी की थी और उसको फिर कंपेयर किया था। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी में जो इनकी बुक थी 1930 में आई थी, उसमें उन्होंने मानुस ट्राइब की स्टडी की थी, ठीक है। सो एक अगर आपको इसको सीक्वेंस में लगाना हो तो सबसे पहले सामोआ की स्टडी की, सामोआ के बाद इन्होंने मानुस ट्राइब की स्टडी की, और उसके बाद इन्होंने आरापेश और मुंडुगुमोर और शाम्बुली में स्टडी की थी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये पहली ये बुक हो गई इनकी, ग्रोइंग अप इन न्यू गिनी 1930। उसके बाद एंड कीप योर पाउडर ड्राई एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुक्ड एट अमेरिका 1942 में आई थी, मैंने डिस्कस ही कर ली। मेल एंड फीमेल ये जो बुक थी इसमें उन्होंने डिस्कस किया था नेचर वर्सेस नर्चर, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है, कि कैसे नेचर
मेल और फीमेल को कैसे उनका अप्रोच होता है, और नर्चर मतलब कैसे जेंडर रोल कैसे बदल जाते हैं होने के बाद। ठीक है, ठीक है, हम लोग ऐसा मतलब हमारा जो सेक्सुअल डिफरेंस होता है उसका जेंडर डिफरेंस कैसे हो जाता है, तो नेचर और नर्चर को इन्होंने कंपेयर किया अपनी इस बुक में। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बुक इज ब्लैकबेरी विंटर्स। ब्लैकबेरी विंटर्स ये आपको पता होना चाहिए, मार्गरेट माई अर्लियर ईयर 1972 में, ये मार्गरेट मीड की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मार्गरेट मीड की ऑटोबायोग्राफी हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ली जाए, जिस टाइप से इस टाइम क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछा जा सकता है कि ब्लैकबेरी विंटर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या फिर मार्गरेट मीड की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। ठीक है, तो ब्लैकबेरी विंटर ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ कोट्स देखते हैं मार्गरेट मीड के। मार्गरेट मीड ने कहा था, स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल पीपल कुड चेंज द वर्ल्ड, इंडीड इट्स द ओनली थिंग दैट एवर हैज, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। ओके, वेरी नाइस। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एब्सोल्युटली यूनिक जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। इसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। एंड लास्ट वन इज, देयर इज नो ग्रेटर इनसाइट इनटू द फ्यूचर देन रिकॉग्नाइजिंग व्हेन वी सेव आवर चिल्ड्रन वी सेव आवर सेल्फ। ठीक है, तो अगर हम अपने बच्चों को बचाएंगे मतलब अपना फ्यूचर बचा रहे हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ बोनस पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको पता भी होना चाहिए। एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारा ये काम नहीं है कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमारा ये काम है कि हमें हमारे सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, और हमें पता हो कि जब भी हम अपना कोई बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये मार्गरेट मीड से रिलेटेड है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि मार्गरेट मीड ने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक आपको पता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसकी स्टडी की थी। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया की, जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते होंगे उनको सोसाइटी में कैसे डील किया जाता है, उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की स्टडीज इन्होंने की थी। सो अगर ये पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, इन्होंने फोटोग्राफिक मेथड का यूज किया था सबसे पहले। सो अगर आपसे ये पूछा गया कि कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फोटोग्राफिक मेथड यूज किया था, तो मार्गरेट मीड। ठीक है, आंसर होंगी। और थर्ड क्या है कि कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, जैसा मैंने आपको बताया कि साइको एनालिटिकल स्कूल में डेवलपमेंट में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने साइको एनालिटिक मेथड ही यूज किया था। एंड थर्ड वन इज मीड एंड फ्री मैन कंट्रोवर्सी। ये तो बहुत ही फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पे क्वेश्चन भी आया है आई थिंक इन द ईयर 2020 में। मीड और फ्री की किसने क्रिटिसाइज किया था मार्गरेट मीड को, तो इट वाज डेविड फ्री मैन। सो ये जो कंट्रोवर्सी थी, इसके बारे में मैं जब अभी 2020 का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। बट एक अगर आपको ओवरव्यू जानना है तो बस ये है कि मार्गरेट मीड का जो सामोआ पेपर था, उसको डेविड फ्रीडमैन ने इसको क्रिटिसाइज किया था इस बेसिस पे कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने अपने मेंटर को, मतलब फ्रांस बोआस को खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए कई चीज़ें उसमें गलत लिखी हैं, इनका जो मेथडोलॉजी थी, मेथड था वो गलत था। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के मार्गरेट मीड को क्रिटिसाइज किया है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि मीड को किसने क्रिटिसाइज किया, तो इट इज़ फ्रीमैन। ठीक है, तो मीड फ्रीमैन कंट्रोवर्सी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, सो ओके, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ये शाम्बुली को कहीं कहीं जगह चामरी भी स्पेल करते हैं, चामरी, CHAMBRI। तो मैंने सोचा आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर कहीं चामरी वर्ड लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, ये शाम्बुली को ही स्पेल करते हैं कहीं कहीं CHAMBRI। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आपको पता है, आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स।